आज तो बिग बॉस का फिनाले है, मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उसका। नहीं नहीं नहीं, आज मेरी सीरियल का बड़ा ही तगड़ा एपिसोड आने वाला है, मैं तो वो देखूंगी। नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं वो देखूंगी। नहीं, आज मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, मैं तो वही देखूंगी। उन चारों में टीवी को देखने को लेकर जंग छिड़ गई और उनकी आवाज सुनकर उनकी सास सरला वहां आ गई। अरे बस भी करो तुम चारों, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में, हर वक्त टीवी के लिए लड़ती रहती हो। अब तुम चारों में से कोई टीवी नहीं देखेगा, मेरा सत्संग का प्रोग्राम आने वाला है, आज तो मैं वही देखूंगी। इधर दो टीवी का रिमोट और तुम सब जाकर काम पर लग जाओ। सरला उनसे रिमोट ले लेती है और अपनी पसंद का टीवी देखने बैठ जाती है। कुछ दिन बाद, अगर उस दिन तुम मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या ही जाता, तुम लोगों के बकवास सीरियल तो रोज ही आते हैं। हाँ, और मेरा जो बिग बॉस का फिनाले छूट गया वो, और पायल जो तुम ये बार बार मैच देखने की बात कहती हो, तुम्हें पता भी है एक ओवर में कितनी बॉल होती है? अरे तुम सब चुप भी हो जाओ, नहीं तो माँ जी हमें इस रसोई से भी बाहर निकाल देगी। इसीलिए तो कहती हूँ ये सब बकवास की चीजें छोड़कर कॉमेडी वाली चीजें देखा करो, इससे लड़ाइयां कम होंगी सब में। अरे तो अपना घर कौन सा किसी कॉमेडी शो से कम है, यहाँ की कहानी देख लिया करो। चारों इस बात पर हंसने लगी। बाहर हॉल में बैठी सरला ने उनसे कहा, अरे अब किस बात पर हंस रही हो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। इनका भी कुछ समझ नहीं आता, कब हंसने लगती हैं और कब लड़ने लगती हैं। ऐसे ही शर्मा परिवार की बहुओं की कहानी चल रही थी। एक दिन उनकी सास उनसे, तुम चारों की चारों कान खोलकर सुन लो, कल तुम्हारी मौसी सास और मौसा ससुर जी आ रहे हैं। उनके सामने तुम चारों बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी और ना ही इस बारे में बात करोगी। माँ जी मैं तो बस कभी कभार मैच ही देखती हूँ, नहीं तो मैं कहाँ टीवी देखती हूँ। हाँ तो हम भी तो कभी कभार ही अपनी मर्जी का देख पाते हैं। झूठी तो तुम एक नंबर की हो, टीवी ऑन हुआ नहीं कि तुम जिन की तरह प्रकट हो जाती हो। हाँ, एक बस मैं ही हूँ जो किसी के हाथ से रिमोट नहीं लेती। ओए झूठ मत बोल, तू ही है जो सबसे पहले नागिन बनकर टीवी के सामने कुंडली मारकर बैठ जाती है। ऐसे बहुत देर तक उन चारों की बहस चलती रहती है। इनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते एक दिन मैं ही इस दुनिया से न सुलझ जाऊं, कुछ नहीं हो सकता इन सब का। अगले दिन उसकी बहन और जीजा जी उनके घर आते हैं। अरे वाह सरला, तूने घर तो बड़े ही अच्छे से सजा रखा है। अरे ये सब तो मेरी बहुओं का कमाल है, वही सब साफ सफाई रखती हैं। अच्छा, वैसे है कहाँ तेरी चारों बहुएं? रसोई में होंगी और कहाँ जाएंगी, अभी बुलाती हूँ। अरे पायल, टीना, अनुराधा, रूपाली, जल्दी बाहर आओ, देखो मौसी आई है। सास की आवाज सुनकर चारों बहुएं बाहर आई और अपनी मौसी सास और ससुर के पांव छूती हैं। वाह वाह, कितनी संस्कारी बहुएं हैं, रूप गुण संस्कार सभी गुण हैं इनमें। हाँ, वो तो अभी टीवी चलने दो, तब सारे संस्कार बाहर आ जाएंगे। तुमने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी सुशील और अच्छी बहुएं तुम्हें मिली हैं। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अनुराधा आती है। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी, चलिए सब खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। खाना खाकर मौसी और सासू माँ टहलने चली जाती है और मौसा जी बैठकर टीवी देखते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर पायल वहां आती है। मौसा जी, ये आप न्यूज क्यों देख रहे हो? इसमें तो पूरा दिन एक ही खबर बार बार अलग अलग तरीके से सुनाते रहते हैं। वैसे आजकल टेस्ट मैच शुरू होने वाले हैं, वो लगा दीजिए ना। मनोहर चैनल बदल देता है। कुछ देर बाद टीना वहां आती है। अरे क्या फालतू का मैच देख रहे हैं आप? वो स्टार प्लस पर जो नाटक आ रहा है ना, वो चला दीजिए ना, उसमें मेरा पसंदीदा नाटक आने वाला है, आप वो लगा दो, उसमें आज बहू घर से भाग जाएगी। मनोहर एक बार फिर चैनल बदल देता है, लेकिन पायल का मुंह बन जाता है। तभी वहां रूपाली आ जाती है। अरे ये सब तो बेकार का नाटक है, आप ना मौसा जी वो रियलिटी शो लगा दीजिए। मनोहर एक बार फिर चैनल बदल देता है। तभी अनुराधा आती है। मौसा जी, आज वो फिल्म आने वाली थी सलमान की, वो लगा दीजिए ना। मनोहर एक बार फिर चैनल बदलता है। मौसा जी ये सब छोड़िए और आप मेरा सीरियल चला दीजिए ना। नहीं मैच, नहीं रियलिटी शो, नहीं फिल्म। इस तरह से उन चारों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मनोहर उन्हें चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उन बहुओं की आवाज बाहर तक आती है और सरला के कानों में पड़ती है। हे भगवान, लगता है एक बार फिर घमासान छिड़ गया। कैसा घमासान? सरला और मौसी दौड़ती हुई घर की ओर पहुंचती हैं। हे राम, क्या है ये सब? यही तो इन चारों की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये टीवी। वैसे ये चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन टीवी में अपनी पसंद की चीज देखने के लिए चारों पागल हैं। अरे तो तुम इन चारों के लिए अलग अलग टीवी क्यों नहीं लगवा देती?
मेरे बेटे अशोक से कह के मैं 4 टीवी का इंतजाम करवा देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको बोलना बिल साथ में भेजे। बेटों से कहकर अकाउंट में डलवा दूंगी। अगले दिन मौसी मौसा अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर अब चारों बहुओं के कमरे में अलग अलग टीवी होता है, लेकिन उन्हें वो टीवी देखने में मजा नहीं आता। वो सभी कुछ न कुछ मिस करती हैं। अगले दिन सरला अपने कमरे में होती है और उसे हॉल से चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर आती है। अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम सब? अब तो तुम सबका अलग अलग टीवी है। नहीं माँ जी, हमें अब अपनी अपनी पसंद का टीवी 20 मिनट से ज्यादा देखने की आदत नहीं है, और बिना झगड़ा किए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब हम इसी टीवी पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी मर्जी का चलेगा। नहीं मेरी नहीं, मैं अपनी पसंद का देखूंगी। तो मैं कौन सा सबकी शक्लें देखने आई हूँ? मैं देखूंगी अपनी मर्जी का। अरे तो ये सब तुम मेरा इतना खर्चा करवाने से पहले बता देती। लेकिन उन चारों को आपस में लड़ने से फुर्सत ही कहाँ थी जो वो सरला की बात सुनती। सरला बेचारी एक हाथ में रिमोट और एक हाथ अपने सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाती है, और उसकी चारों बहुएं अभी भी लड़ने में लगी हुई थी। गायत्री देवी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। पहले और दूसरे नंबर की बहुएं अमीर खानदान से आई थीं और तीसरे और चौथे नंबर की बहुएं गरीब परिवार की थीं। इसलिए गायत्री देवी अपनी बड़ी बहू सुमन और दूसरे नंबर की बहू नीलम के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी और हमेशा उनकी ही तारीफ करती थी। बाकी दोनों बहुओं आशा और वर्षा की हमेशा बुराई करती थी, जबकि आशा और वर्षा सुमन और नीलम के मुकाबले ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। गायत्री देवी की चारों बहुएं गर्भवती थीं और घर में आजकल इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। ये लो सुमन बहू, नीलम बहू, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ जरा। अरे माँ जी, ये इतने सारे थैले, इनमें क्या ले आई आप? लगता है आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए हो। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। अब मेरी दोनों लाडली बहुएं गर्भवती हैं, सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? ये देखो, ये रहे देसी घी से भरे हुए डिब्बे, ये रहे बादाम काजू किशमिश के डिब्बे और सभी तरह के फल सब्जियां। और हाँ, तुम दोनों को ये नमकीन वाले बिस्किट और केक भी पसंद है ना, तो मैं दुकान से ये भी खरीद लाई। अब रोजाना पेट भरकर खाया करो। तुम दोनों को अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है माँ जी। वैसे मैंने आपको जो पैसे दिए थे सारे लग गए या फिर कुछ बचे हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रही थी कि उन रुपयों से सामान आ गया होगा। अरे आपने तो पैसे खर्च ही नहीं करे, मैंने तो आपको दिए थे, फिर ये सामान? ऐसी सास थोड़ी हूं जो अपनी बहू के पैसे खर्च करवा दूंगी। भले ही तुम अमीर घर से आई हो, पर यहाँ भी मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ये पैसे मैंने अपने पास से लिए हैं। वो तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है ना हर महीने, तो मेरे पास ऐसे ही रखी रहती है। कभी पैसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिला, अब मिल रहा है तो भला पीछे कैसे रह सकती हूँ। सचमुच हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है ना जेठानी जी। आशा, ओ आशा, वर्षा, कहाँ हो तुम दोनों? कब से बैठी हूँ, एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। पहले ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसके बाद हम तीनों के लिए गरम गरम चाय बना देना। माँ जी ये पानी ले लीजिए, चाय वर्षा ला रही है। हाँ ठीक है, अब जाओ, सर पर ही खड़ी रहोगी क्या? माँ जी ये चाय ले लीजिए। कितनी बार कहा है दूध में पत्ती लगाया करो। मेरी दोनों बहुओं को ताकत की चीजों की बहुत जरूरत है, और तुम ये पतली पानी वाली चाय ले आती हो। माँ जी मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है। माँ जी शाम के खाने के लिए क्या बनाना है एक बार बता देते। माँ जी आज मेरा ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है, और मुझे तो पनीर की भुर्जी खानी है माँ जी। तो बस ठीक है, रात के खाने में कढ़ी चावल, देसी घी के पराठे और पनीर की भुर्जी बनेगी। जो मेरी दोनों बहुओं ने कह दिया वही बनेगा। पर माँ जी फली आलू की सब्जी काट कर रखी हुई थी, वर्षा का फलियां खाने का बहुत मन था। नहीं 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 माँ जी, मुझे तो फलियों की दुर्गंध आती है, फिर मैं पनीर की भुर्जी नहीं खा पाऊंगी। तू चिंता क्यों करती है नीलम बहू, जब तुमने मना कर दिया तो फलियों की सब्जी इस घर में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आशा वर्षा दोनों कान खोलकर सुन लो, फलियों की सब्जी उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। वर्षा रोती हुई रसोई में चली जाती है। आशा उसके पास जाती है और उसे समझाती है। वर्षा, माँ जी की बात का बुरा मत माना करो, तुम्हारा फली आलू खाने का मन है ना,
जब सुमन भाभी और नीलम भाभी सो जाएंगी और माँ जी शाम को मंदिर जाएंगी, तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। आशा भाभी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी तो प्रेग्नेंट है। माँ जी हम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे पता है हम दोनों गरीब है, इसलिए ऐसा है ना। हम सुमन भाभी और नीलम भाभी की तरह पैसे वाले घर से नहीं आए। वर्षा की बातें सुनकर आशा भी रो पड़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुओं की गोद भराई की रस्म होनी थी। सब उसी की तैयारियों में लगे थे। गायत्री देवी भी सुमन और नीलम की गोद भराई के लिए ज्यादा उत्साहित थी। उन्होंने सुमन और नीलम के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने मंगवा कर रख लिए थे। पर आशा और वर्षा की तरफ गायत्री देवी का कोई ध्यान ही नहीं था। सब लोग बैंक्वेट हॉल में फंक्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सुमन और नीलम गायत्री के पास आती हैं। बोलो ना भाभी, पहले आप बोलो। क्या हुआ सुमन बहू, बोलो क्या है, बोलो क्या कहना है। वैसे जल्दी चलो, फंक्शन के लिए देर हो रही है। सभी रिश्तेदार और मेहमान आ गए होंगे। माँ जी, वो मैं कह रही थी कि इस फंक्शन में आप ना ही जाओ तो हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए शुभ रहेगा। वो मेरी मम्मी कह रही थी कि एक विधवा का साया एक गर्भवती सुहागन पर पड़ना अच्छा नहीं होता। माँ जी, ये हमारे भले के लिए है। आप एक विधवा हो और आपका साया हमारे और हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ा तो ये शुभ नहीं होगा। इसलिए आप इस फंक्शन में ना ही जाओ तो बेहतर है। आप आज हम दोनों से दूर ही रहना। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे की जान को खतरा हो। सुमन और नीलम की बातों को सुनकर गायत्री देवी को एक धक्का सा लगता है और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो हिम्मत बांधते हुए दोनों को सिर हिलाकर मना कर देती हैं। चलो नीलम, माँ जी हमारी बात को समझ गई हैं। अरे वो बहुत समझदार है। सुमन और नीलम फंक्शन में चली जाती हैं, पर कुछ देर बाद वो देखती हैं कि गायत्री देवी फंक्शन में आ गई हैं। माँ जी, हम आपको मना करके आए थे ना कि आप फंक्शन में मत आना। आपने फिर ऐसी बच्चों वाली हरकत की। क्या आप नहीं चाहती कि हम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहे? तभी आशा और वर्षा आ जाती हैं। सुमन भाभी, नीलम भाभी, माँ जी को हम लाए हैं। माँ जी हमें और हमारे आने वाले बच्चों को आशीर्वाद देंगी। हाँ भाभी, माँ जी का आशीर्वाद हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान है। वो भी तो माँ है, उन्होंने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। वो भी हमारे होने वाले बच्चों की दादी बनेंगी, इसलिए हमें आशीर्वाद देने का सबसे पहला अधिकार माँ जी का है। चलिए माँ जी, हम दोनों बहुओं को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी गोद भराई की रस्म आपसे ही शुरू होगी। मुझे माफ कर दो आशा बहू, वर्षा बहू। मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज तुम दोनों ने मेरा कितना सम्मान किया है। सुमन और नीलम के लिए मैंने कितना कुछ किया, पर उन्होंने मुझे इस अच्छाई का क्या सिला दिया। भले ही वो अमीर घर से आई है, पर उनका दिल। कहते कहते गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ जी चुप हो जाइए, अब रोना नहीं। चलिए हम सब मिलकर फंक्शन में एंजॉय करेंगे। गायत्री देवी आशा और वर्षा को अपने गले से लगा लेती हैं। उस दिन से गायत्री देवी आशा और वर्षा को बहुत प्यार करने लगी। वो चारों बहुओं में बराबर ही समानता रखती थी। जिसके हिस्से का काम है उसी को करना है। ये नहीं कि सुमन और नीलम अमीर हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा कुछ नहीं था। आगे भी चारों बहुओं और चारों बहुओं के बच्चों में भी गायत्री देवी ने समानता रखी। ये देखकर आशा और वर्षा बहु खुश थी।